FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद खान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, उम्मीद है हमारे सभी देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और उम्मीद है कि साल 2025 के दूसरे महीने का 19वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है जिसमें अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी खबरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ हम अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क अवामी जमहूरियत चीन से मुताल्लिक मालूमात, वहाँ मुख्तलिफ शोबों में होने वाली पेशरफ्त से आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन और सामीन, चीन में जो निजी एंटरप्राइजेज़ हैं, जो निजी शोबा है, उससे मुताल्लिक हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपके साथ मालूमात भी शेयर की थी और फिर जो एक अहम सिम्पोजियम बीजिंग में मुनक्किद हुआ, उस हवाले से भी उस पर माहिरीन की राय आपके लिए हम लेके आए थे। आज हम ज़रा बात करेंगे कि चीन का जो ये निजी शोबा है, वो किस तरह से चीन की जो इक़्तिसादी नमू है, इक़्तिसादी तरक्की है, उसके लिए क़ुव्वत मुहर्रिका के तौर पे एक अहम किरदार अदा कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया को बैनुल-अक़वामी सतह पे कुछ ऐसे इश्यूज़ का सामना है जिसकी वजह से जो इक़्तिसादी तरक्की है आलमी, वो उस तरह उस लेवल पे नहीं हो पा रही जैसे पोस्ट प्री कोविड में हमें नज़र आती थी। लेकिन चीन की इकोनॉमी जो है उसमें बहरहाल हमने देखा कि जो पेशगोइयाँ की जाती रहीं उससे ज़्यादा बेहतर उसने परफॉर्म किया है। हमारे साथ चीन के अमूर के माहिर और सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर पहले तो ये जानना चाहेंगे कि चीन में जो निजी शोबा है उसकी कारकर्दगी से मुताल्लिक जो हमारे सामने आदाद शुमार आ रहे हैं जो कि बहुत ही हौसला अफजा है और कहा यह जा रहा है कि चीन की जो टोटल ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इस शोबे का भी है। आप चूँकि चीन को बहुत करीब से आपने देखा भी है और बहुत आपकी ग्रिप है उस पर, ज़रा हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए आसान लफ्ज़ों में अगर आप बताएं कि चीन में निजी शोबा जो है उसका क्या वॉल्यूम क्या है और क्या जो एक पिक्चर पेश की जाती है कि शायद चीन में सब कुछ ही स्टेट ओन्ड है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा हकीकत क्या है, ज़रा बताइए। जी थैंक यू वेरी मच। बड़ी आपने ये आज एक अहम टॉपिक है। वजह यह है कि वेस्टर्न मीडिया में और खास तौर पे सोशल मीडिया पे हम ये प्रोपेगेंडा बहुत देखते हैं कि जी चीन एक ऐसा मुल्क है जिसमें सारे कारोबार पे शायद हुकूमत का कब्जा है और हुकूमत जो है कोई कारोबार चलाती है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। चीन का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो बड़ा यूनिक है। चीन, आपको पता है कि बहुत सारे सूबों पे मुश्तमिल है। चीन के अंदर 4 इंडिपेंडेंट सिटीज भी हैं जिसमें टिएनजिन, बीजिंग, शंघाई वगैरह जो है ये इंडिपेंडेंट सिटीज हैं। तो हर सूबे की जो है वो अपनी इकोनॉमी है। मतलब चीन के अंदर इस तरह है कि हर सूबे की, जिस तरह एयरलाइन की अगर आप बात करें, हर सूबे की अपनी एयरलाइन है, लेकिन हर सूबे के अंदर जो एयरलाइन है वो एयरलाइन सरकारी एयरलाइन नहीं है। सरकारी एयरलाइन जो है वो चीन में एक ही है, एयर चाइना। उसके अलावा जितनी भी एयरलाइंस हैं जो इवन सूबों के अंदर भी हैं तो सूबों की एयरलाइन, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में है। चीन के अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का अगर मुआवजा किया जाए तो तकरीबन आप समझ लें कि 75% बिजनेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है, और जो कि इस बात को नलिफाई करता है, वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को नलिफाई करता है कि हर चीज उधर हुकूमत कंट्रोल करती है। जिस तरह भी खालिद साहब बता रहे थे कि चीन के बारे में ये जो एक गलत परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही होती है कि वहाँ पे शायद सभी कुछ जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में है, सरकारी कंट्रोल में है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, तो उसमें उस हवाले से हम देखें तो चीन का जो आलमी मईशत में हिस्सा है वो कई सालों से तकरीबन 30% के लगभग जो है वो चलता चला आ रहा है। और इस में जो चीन की जो निजी मईशत है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसकी अगर बात करें तो आप देखिए कि चीन की
जो टैक्स आमदनी है उसका 50% से जायद निजी मईशत से आ रहा है और जीडीपी का 60% से जायद निजी शोबे पे मबनी है। और फिर तकनीकी जिद्दत तराजी की अगर बात की जाए तो उसमें 70% से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो हमें निजी शोबे का नज़र आता है। और इसी तरह जो रोज़गार में 80% से जायद हिस्सा जो है वो निजी शोबे का निजी शोबा इसमें अपना पार्ट प्ले कर रहा है। और इसी तरह से जो कारोबारी इदारे हैं उनकी तादाद की अगर बात की जाए तो वो बताया जाता है कि 90% के लगभग है। तो ये एक बड़ा ही जिसको कहते हैं ना कि वाइब्रेंट और बड़ा ही मुतहर्रिक हमें सिलसिला जो है वो नज़र आता है और इस पे मज़ीद बात भी करेंगे और ज़रा जानने और समझने की कोशिश भी करेंगे। जी खालिद साहब गई थी कॉल, मैं बात कर रहा था कि चीन के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि चीन का जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर उसकी चंद खसूसियत हैं और जिसकी एक पहली खसूसियत उसकी ये है कि प्राइवेट सेक्टर का जो एक आप कह लें कि पूरा रेगुलेटरी रिजीम जो है वो बिल्कुल फर्क है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर तकरीबन हर शोबा जो है वो उसमें जो टॉप मोस्ट कंपनी है वो प्राइवेट सेक्टर में है। पाकिस्तान के अंदर एक ही कंपनी बड़ी मशहूर है चीन की जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं, अलीबाबा या दराज। अभी जिस तरह पाकिस्तान में वो वही चीजें दराज के ई प्लेटफॉर्म पे जो मिलती हैं, बट एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो जाए या किसी किस्म का एयरलाइन हो जाए या एनर्जी बिजनेस हो जाए, ये सारे के सारे बिजनेसेस जो हैं दे ऑल आर इन द प्राइवेट सेक्टर। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है। अभी जो सिंपोजियम हुआ है उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया है बल्कि उन्होंने ये बात की है कि चीन की ग्रोथ जो जीडीपी ग्रोथ में एक बड़ा मतलब 75% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर का है। एक बात और भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि चीन का जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता। वो उनकी आपस में बड़ी कोहेसिव बातचीत होती है, आपस में उनका बड़ा एक अच्छा सिस्टम उनका आपस में चलता है और वो लोग एक दूसरे के साथ एक अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट करके आगे बढ़ते हैं। ठीक। अच्छा, तो डॉक्टर साहब खालिद साहब बात हम जब कर रहे हैं कि इतना वाइब्रेंट हमें ये वहाँ का प्राइवेट सेक्टर नजर आता है तो इसकी क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं? क्या कारोबार दोस्त माहौल दिया गया या कोई पॉलिसीज ऐसी हैं या किस तरह से आप इसको एज एक्सपर्ट देखते हैं कि क्या ऐसी वजूहात रही होंगी कि जिससे वहाँ का जो निजी शोबा है वो इतना तरक्की कर रहा है और मुल्क की मईशत में हाथ बटा रहा है? जी, आपकी बात बिल्कुल है। मैं आपको वो बात पहले भी मैं आपको बताई थी कि हमारे यहाँ जो निजी शोबे का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस तरह डिफरेंट है कि हमारे यहाँ ये है कि जिसका जो दिल करता है जिस वक्त जो दिल करता है वो अपना कारोबार शुरू कर लेता है। बेशक हो सकता है उस कारोबार की जरूरत ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें आजकल पाकिस्तान के अंदर कैफेज बनाने का, टी कैफेज बनाने का बड़ा रुझान है। इस्लामाबाद में पिंडी इस्लामाबाद में मैं देखता हूँ कि एक एक प्लाजा के अंदर 4-4, 5-5 चाय के कैफेज बने हुए हैं। इसी तरह अगर आप देखें आजकल ये रियल स्टेट का काम बहुत ज्यादा है। कई प्लाजा हमें नजर आती है, कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली भेड़ चाल है, लेकिन चीन के अंदर इतना भेड़ चाल नहीं है। चीन के अंदर बेसिकली हर सूबे ने अपनी अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज किया हुआ है और वहाँ पे बकायदा जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर को गाइड करती है कि हमें अगले 2 साल में इन चीजों की जरूरत है, अगले 4 साल में हमारे सूबे को या हमारे शहर को इस चीज की जरूरत है। अगर आपने कोई नया कारोबार शुरू करना है तो ये कारोबार आप शुरू करें तो वो ज्यादा चलेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत जब इस तरह, क्योंकि हुकूमत के पास तो वो प्लानिंग पड़ी होती है ना कि हमने 5 साल में कहाँ पहुंचना है, हमने 7 साल में कहाँ पहुंचना है, हमने 10 साल में कहाँ पहुंचना है। तो इन चीजों को जब आप
देखते हैं तो पता चलता है कि मतलब चीन के अंदर ये बड़ा सिस्टमेटिक काम है। मतलब कुछ ऐसे सूबे हैं जिनमें आप जाएं, वहां पे आप देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे बड़ा काम हो रहा है। कुछ ऐसे सूबे हैं जहां पे आप जाएं तो वहां आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर पे बड़ा काम होता है। तो हर सूबे ने अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई होती है, और जब भी कोई नया बंदा अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो वो उनको गाइड करते हैं, फोर्स नहीं करते, गाइड करते हैं कि अगर आप ये काम शुरू करेंगे तो आपका इसमें फायदा होगा। तो उससे जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी फायदा होता है, उनको पता चलता है कि हम कौन सा काम अगर करेंगे तो उसमें क्या फायदा है। वो भेड़ चाल वाला काम नहीं है कि मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल में अभी हमारे मुल्क में आजकल प्रॉपर्टी का इतना बूम है कि वो प्रॉपर्टी शायद मुल्क में कम हो गई और प्रॉपर्टी डीलर ज्यादा हो गए। तो इसी तरह अगर उनको क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं है कि भाई एक शहर में अगर 50,000 प्रॉपर्टी डीलर हैं तो 50,000 से प्रॉपर्टी डीलरों ज्यादा आपको नहीं जरूरत, आप कोई और काम कर लें, आप कोई आर्किटेक्चर की कंपनी खोल लें, कोई इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी खोल लें। तो इस तरह की गाइडेंस जो है वो चीन के मुख्तलिफ सूबों में लोगों को दी जाती है। ठीक। अच्छा, तो खालिद साहब, ये अभी जिस सिंपोजियम का आप भी जिक्र कर रहे थे और कल भी हमने इस पे प्रोग्राम में बड़ी तफसील से गुफ्तगू भी की थी, ये सब कुछ और प्रेसिडेंट शी की तरफ से अपने निजी शोबे को मज़ीद तरक्की देने के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर के हमें एक ऐसे वक्त देखने को मिल रहा है जबकि जो बैनुल अक़वामी मंजरनामा है वो बड़ा हमें मुख्तलिफ होता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे जो उसमें ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं उसकी वजह से सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हुई हुई है, और थोड़ी सी हमें जो पहले से एस्टैब्लिश इकोनॉमीज़ हैं वो थोड़ी परेशान नज़र आती हैं, जबकि ग्लोबल साउथ जो है वो थोड़ा सा हमें मुतहर्रिक नज़र आता है। सर, कैसे देखते हैं? जी, इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि जो चाइना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कमाल किया है, डीप सीक निकाला है। एक और बड़ी अच्छी, सामीन को मैं ऐप बताऊं, गूगल पे या इस पे अगर आई स्टोर पे आप जाएं तो वहाँ पे एक और ऐप है, चाइनीज नहीं आई है। मैं अभी लास्ट वीक चाइना में था तो मुझे उसके बारे में दोस्तों ने बताया, उसको सीसी कहते हैं। जिस तरह डीप सीक है इसी तरह एक और भी ऐप आ गई है चाइनीज, उसको सीसी कहते हैं, CI करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो डीप सीक से भी 2 हाथ आगे है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको पता है, हमने पहले भी इस पे बात की है, प्रेसिडेंट ट्रम्प का अमेरिका में बड़ा जोर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपनी जब उनकी इनॉग्रेशन हुई तो उस दिन हमने देखा 20 जनवरी को कि फ्रंट रो पे जो उनके जितने टेक जाइंट्स हैं, एलन मस्क साहब हो गए या बाकी लोग हो गए, वो सब फ्रंट लाइन पे बैठे थे, और इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प की फैमिली सेकंड लाइन में बैठी हुई थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके ऊपर बड़ा जोर था। और इन्होंने तकरीबन कोई एंडोमेंट फंड भी बना रहे थे ये लोग, तकरीबन $1,000 बिलियन का इनका ख्याल था बनाने का। लेकिन उसकी इनॉग्रेशन के चंद दिनों के बाद ही डीप सीक चाइना ने रिलीज कर दी, जो कि तकरीबन $1 बिलियन भी पूरा उस पर नहीं लगा, तकरीबन मेरे ख्याल में $500 मिलियन में उन्होंने वो एप्लीकेशन तैयार कर दी। और अब एक और एप्लीकेशन भी आ गई है AITCC के नाम से, उस पर भी सुना है उससे भी कम लागत आई है। तो वो जो इंटरनेशनली एक बूम क्रिएट किया हुआ था अमेरिका ने कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो इंटरनेशनली यूरोप को भी, बल्कि वो लोग कह रहे थे कि आप आके इन्वेस्ट करें, तो वो एकदम से वो सारी चीज जो है वो उनके एम्बिशंस या वो सारी चीजें वो मल्टीप्लाई बाय, मैं कहूँगा, 0 हो गई। क्योंकि कहाँ आप $1,000 बिलियन इकट्ठा करने चले थे पूरी दुनिया से, और कहाँ वही चीज आपको चाइना ने 500 मिलियन में बना के दे दी है। और आई एम श्योर कि न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं वो इसी को प्रेफर करेंगे, जो एक सस्ती चीज मार्केट में मिल गई है। उसके अलावा आपकी बात ये ठीक है, वेस्टर्न इकोनॉमीज इस वक्त अंडर स्ट्रेस हैं। यूक्रेन वॉर की वजह से हमने देखा कि अमेरिका ने यूरोप को बहुत फोर्स किया कि वो यूक्रेन वॉर के ऊपर अरबों रुपया लगाए, अरबों डॉलर और अरबों यूरो लगाए, जो कि उन्होंने लगाए। और अब यूरोप जो है वो तकरीबन ड्रेन आउट हो गया हुआ है।
नेटो पे बहुत उन्होंने खर्चा किया हुआ है। और इसके बरक्स जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के अंदर वो सारे मुल्क जो इस वक्त चाइना के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर हैं, उसमें बेशक अफ्रीकन ममालिक हों, बेशक लैटिन अमेरिकन ममालिक हों, बेशक एशियन ममालिक हों, ईस्ट एशिया के ममालिक हों, सेंट्रल एशिया के ममालिक हों, ये एक बड़े वो जिस तरह कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आहिस्ता 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 BRI के प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फलते फूलते जा रहे हैं। और अब आप देखेंगे तकरीबन 2025 के अंदर और 2026 के अंदर, 2026 में और 2025 के अंदर अभी जो साल चल रहा है कि बकायदा BRI के जो कॉरिडोर्स बने हैं उसके ऊपर ट्रेड शुरू हो जाएगी। 100% तकरीबन ट्रेड इस तरह शुरू हो जाएगी कि अभी भी ट्रेन चल रही हैं तकरीबन एक साल के अंदर अंदर 2024 में 17,000 ट्रेनें गई, फ्रेट ट्रेनें गई चाइना से, सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप के अंदर गई। और इसी तरह मैरीटाइम रूट चलने शुरू हो गए हैं। इसी तरह अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लैटिन अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो पोर्ट्स एक्टिवेट होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा है कि गवादर एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑपरेशनल होने शुरू हो गए हुए हैं, सीपैक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ग्लोबल साउथ में इंटरनेशनल जो रिसेशन है उसका इतना इफेक्ट इसलिए नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता पिछले 10 सालों में BRI के प्रोजेक्ट अपने कंप्लीशन की तरफ जो जा रहे हैं वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनके फल खाने का टाइम अब आ गया हुआ है। अच्छा, तो सर ये इस पे अगर हम थोड़ा सा मैं चाहूँ कि और मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि ये हम देख रहे हैं कि वो फल न सिर्फ चीन अपने लिए उसने तैयार किया बल्कि अपने साथ जो उसका एक विजन है कि जितने वो ममालिक जो इस मुश्तरका मुस्तकबिल के सफ़र में उसके हमरा रहे वो भी उससे फैज़ याब हो रहे हैं। लेकिन सर दुनिया तो BRI के अलावा भी है, तो अब आप नहीं समझते कि चीन की और ज़्यादा जिम्मेदारी होगी? क्योंकि ये जो भी आपने यूक्रेन की बात की है, अभी जो म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके जो सम्राट सामने आए हैं उसके बाद तो दुनिया बड़ी हमें मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है सर। जी बिल्कुल, ट्रम्प के आने के बाद, प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद हम देख रहे हैं कि वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड। जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक नारा है कि जी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट की ये भी कोशिश है कि मेक द वर्ल्ड ग्रेट अगेन की बात है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर रशिया और अमेरिका की बातचीत हो रही है यूक्रेन वॉर के ऊपर, और इंटरेस्टिंगली अमेरिका ने उसमें यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया, जिसके बारे में बात हो रही है उसको शामिल ही नहीं किया गया। तो इसी तरह आपने देखा कुछ दिन पहले उन्होंने फलस्तीन के बारे में एक बयान दिया कि जी हम गाजा स्ट्रिप को खाली करवाएंगे और वहां पे हम कोई रिजॉर्ट्स बनाएंगे। तो ये वो बातें हैं जिनका मैं समझता हूं कि हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब यूक्रेन का फैसला आप करने जा रहे हैं यूक्रेन को शामिल किए बगैर, फलस्तीन का फैसला करने जा रहे हैं फलस्तीन को शामिल किए बगैर, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि अब लोगों के अंदर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा शऊर है। कोई भी मुल्क अपनी किसी को जगह नहीं देने को तैयार, कोई भी मुल्क अपनी आज़ादी किसी को देने के लिए तैयार नहीं। और मेरे ख्याल में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात अब समझनी चाहिए कि इस वक्त जो दुनिया के जियो पॉलिटिकल हालात हैं वो कोई एक कंपनी नहीं है कि आपका जब दिल चाहा उसके अंदर आपने इंटरफेरेंस कर ली। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि चीन का रोल बड़ा स्टडी रहा है, न्यूट्रल रहा है। चीन ने किसी मुल्क के अंदर 10 साल हो गए BRI का, आज तक हमने ये नहीं सुना कि चीन ने किसी मुल्क के अंदर अंदरूनी मुदाखलत की कोशिश की हो, किसी मुल्क के अंदर बारे में कुछ सियासी बात की हो, किसी मुल्क के गवर्नेंस के ऊपर कोई सवाल उठाया हो। तो चीन इस चीज में बड़ा क्लियर है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जो कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर का कॉन्सेप्ट दिया है, मैंने उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है और उसको मैं पिछले कई सालों से मैं उसको ना सिर्फ स्टडी कर रहा हूँ बल्कि चाइना में मैं वो पढ़ाता भी हूँ। तो उसके अंदर ये बात एब्सोल्युटली क्लियर है कि कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर जो है वो सबके लिए विन विन सिचुएशन है और किसी सूरत में उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई, एक वर्ड भी ऐसा नहीं लिखा हुआ जिसमें चाइना के कोई हेजमोनिक डिजाइन्स सामने आते हैं।
तो सर ये अभी 2025 जो है उसका दूसरा महीना तकरीबन अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, पूरा साल ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है। 2025 में भी कहा जा रहा है कि पिछले साल की निस्बत चीन जो है वो चैलेंजेस के बावजूद अपने जो ग्रोथ है उसको उन फिगर्स को आगे लेके जा सकता है, और जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो निजी शोबे का हो सकता है। सर वो कौन कौन से ऐसे शोबे हो सकते हैं? आईटी का आपने भी जिक्र किया, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हमें पता है, हमें तो ये दो चार मोटे मोटे पता है। आप सर क्या कहेंगे? बहुत सारे शोबे हैं। देखें, चीन का इस वक्त पूरी दुनिया में जो उनकी प्राइवेट कंपनीज एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं, क्लीन, ग्रीन और एफिशिएंट एनर्जी, इस वक्त सोलर में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम पे जो सोलर एनर्जी के जितने भी यूनिट्स लग रहे हैं वो सब चीनी कंपनियां लगा रही हैं। विंड एनर्जी में चीनी कंपनियां बहुत आगे हैं। ट्रांसमिशन लाइन पे पाकिस्तान में भी चीनी कंपनी चाइना स्टेट ग्रिड ने वो लगाया हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन एक बिछाई हुई है जो 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का बीओटी प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन दुनिया के 20 से 25 मुल्कों के अंदर ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। ये तो हो गए एनर्जी सेक्टर में। उसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में चीन पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की मदद कर रहा है ऐसे बीज बनाने में कि जिनको किसी किस्म की बीमारी नहीं लगती। हाइब्रिड बीज हैं। हाइब्रिड बीज का मतलब है कि अब गंदम आप हर सीजन में उगा सकते हैं, कपास आप हर सीजन में उगा सकते हैं, फ्रूट जो है वो आप हर सीजन में उगा सकते हैं। और ये वाले ऑर्गेनिक बीज इस किस्म के हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च करके उन्होंने बनाए हैं कि जिनको कीड़ा नहीं लगता, तो किसी किस्म की दवाइयों का स्प्रे नहीं उस पर करना पड़ता, किसी किस्म की खाद डालनी नहीं पड़ती और बिल्कुल ऑर्गेनिक वो फसल तैयार होती है। उसके अलावा जो आपने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत काम हो रहा है, इंटरनेट सिक्योरिटी के ऊपर बहुत काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बहुत काम हो रहा है, लिथियम बैटरीज के ऊपर बहुत काम हो रहा है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें लिथियम बैटरी है। इस टाइम पे लिथियम प्रोड्यूस करने वाला चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इवन जो टेस्ला है वो भी अपनी लिथियम बैटरीज चीन से ही बनवाती हैं। आईफोन जो है जिसको हम लोग बड़े शौक से खरीदते हैं, आईफोन की तकरीबन 90% प्रोडक्शन जो है वो चीन के अंदर होती है। तो ये सारी कुछ, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देख लें, चीन के अंदर 5 दिनों के अंदर अंदर 50 फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी अडॉप्ट कर लिया उन्होंने ब्लॉक टेक्नोलॉजी के। वो ईंटें नहीं बनाते, वो ब्लॉक्स की बिल्डिंग्स बनाते हैं। उसके अलावा गाड़ियां बनाने की, दीगर गाड़ियां बनाने की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। अब चीन ने अपना पहला कमर्शियल प्लेन भी बना लिया। चीन की बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि चीनी कमर्शियल प्लेन को इस्तेमाल करती हैं और बड़ी जल्दी हम देखेंगे कि एयरबस और बोइंग के मुकाबले में चीन की जो पैसेंजर प्लेन्स हैं वो भी मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में। उसके अलावा हमने देखा पिछले चंद महीनों में चीन ने टेलीफोन्स के लिए अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम भी वो ले आए हैं। पहले 2 ही ऑपरेटिंग सिस्टम थे, एक आईफोन का था और एक दूसरा एंड्रॉयड था। अब उसके मुकाबले में हार्मोनी भी आ गया है। उसके अलावा चीन 5G से अब आगे 6G 7G की बातें कर रहा है, 6G 7G के टेस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं, अगर उनको मिला के देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जो कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीजें मिला के दुनिया को चीजें जो चीन ऑफर कर रहा है वो सबके लिए आने वाले दिनों में एक विन विन सिचुएशन साबित होंगी। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद तैमूर साहब आपके वक्त और तजज़िये का। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे सीनियर तज्ज़ियाकार खालिद तैमूर साहब, और बात हमने की कि किस तरह से चीन का जो निजी शोबा है वो अपने मुल्क की मईशत को मज़ीद तरक्की देने में एक अहम और कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हमने ये देखा कि अगर हम सिर्फ गुज़श्ता साल की बात करें तो उसके अवाखिर में निजी जो मईशत थी चीन की, उसकी तरक्की से मुतालिक चीन ने अपना एक कह लीजिए कि पहला बुनियादी कानून
एक वज़ा किया था, यानी कि निजी मईशत के फ़रोग़ से मुतालिक, और उसमें जो मुसवदा कानून जो था उसमें नज़रसानी के लिए चीन की कौमी अवामी कांग्रेस की कायमा कमेटी को वो पेश किया गया था, जिसमें इस एतमाद का इज़हार किया गया कि कारोबारी माहौल की मुसलसल बेहतरी के साथ चीन में निजी मईशत की तरक्की के वसी इम्कानात हैं और निजी कारोबारी इदारों और निजी सनतकारों के लिए अपनी सलाहियतों के इजहार का सही वक्त भी आ चुका है, और ऐसा चीनी एतमाद दुनिया के लिए मौसम बहार का पैगाम लाया है और ला रहा है। जी हाँ, सीखने की समझने की ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम से अपने मेज़बान नासिर महमूद खान को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी शर्त, और अगर सेहत ने इजाज़त दी तो आपसे फिर यहीं से दोबारा मुलाकात होगी। जाने से पहले हमेशा एक बात जो कहा करता हूँ, मांगी उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। खुदा पामान।